सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दीपक सर हिस्ट्री पर। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, आज इस सेशन में हम नाथ पब्लिकेशन की जो भारत का इतिहास पुस्तक है उसका रिव्यू करने वाले हैं। पहली बात तो मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि मैं जो रिव्यू कर रहा हूं वो ना किसी पब्लिकेशन से प्रभावित है और ना किसी और चीज़ से। मुझे जैसा लग रहा है मैं वैसा अपने विद्यार्थियों को सजेस्ट कर रहा हूं। आपको जो बेहतर लगे आप अपनी तार्किकताओं का पूरा उपयोग करके पुस्तकों का अच्छे से विश्लेषण करके चयन करें और अपनी अध्ययन सामग्री चुनें। ठीक है, तो हम जिस पुस्तक का रिव्यू करने वाले हैं वो ये पुस्तक है, नाथ पब्लिकेशन की जो बुक आई है। और दूसरा जो हम इस सेशन में, क्योंकि पक्का अगर हम कंपैरिजन ना करें तो ये पूछा जाता कि सर आर्य पब्लिकेशन की जो भारतीय इतिहास बुक आती है इन दोनों में कितना अंतर है और क्या समानताएं हैं, हम इस पर सामान्य सी चर्चा करने वाले हैं। तो पहली बात तो दोनों पुस्तकों में एक तो बड़ा अंतर यह है कि नाथ पब्लिकेशन की जो पुस्तक है उसमें लगभग 250 पेज के आसपास एक्स्ट्रा दिए हुए हैं। एमआरपी नाथ पब्लिकेशन की बुक पर 650 है और जो आर्य पब्लिकेशन की पुस्तक है उस पर 560 रुपए है। ठीक है, लगभग 10-20% के आसपास छूट पर ये पुस्तकें आपको मिल जाती रही होंगी, आप देख लीजिएगा। वो कोई बड़ा मसला भी नहीं है। यदि आपको बेहतर कंटेंट जो है वो थोड़ा बहुत कॉस्टली मिले तो वो कोई बहुत ज़्यादा बड़ा मसला नहीं है। यदि ज़्यादा कॉस्टली मिले तो बड़ा मसला है। ठीक है, तो ये दोनों ही पुस्तकें ऐसी हैं जिसमें इतिहास के तीनों कालखंड, भारतीय इतिहास के प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, उन तीनों को समाहित किया गया है। दूसरी बात यह है कि ये दोनों ही पुस्तकें जो हैं वो पीजीटी, कॉलेज लेक्चरर एग्जाम या नेट एग्जाम, उन तीनों के पर्पजेज से इनमें टॉपिक दिए गए हैं। तो अब मैं इनमें जो अंतर है वो बताने वाला हूं आपको थोड़ा सा। देखो, एक तो जो आर्य पब्लिकेशन की पुस्तक है वो थोड़ा सा फैक्ट बेसिस दी गई है, जबकि नाथ पब्लिकेशन की जो पुस्तक है उसमें फैक्ट के साथ कंसेप्ट थोड़ा सा इंक्लूड किया गया है। एक तो आर्य पब्लिकेशन की तुलना में नाथ पब्लिकेशन की जो पुस्तक है उसमें पढ़ने में तारतम्यता ज्यादा है, आप बेहतर ढंग से थोड़ा सा चीजों को समझ सकते हैं। दूसरी चीज जो इन दोनों ही पुस्तकों में एक समानता यह है कि छोटे छोटे टुकड़ों में विषय वस्तु को तोड़ा गया है। तो नाथ पब्लिकेशन में चूंकि 200-250 पेज ज्यादा हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि वहां पर कंटेंट आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिया हुआ है। और ये जो बुक है इसमें टोटल पेज जो हैं वो 856 है। ठीक है, तो 856 पेज की किताब भी कोई बहुत छोटी किताब तो नहीं है, हम ये नहीं कह सकते कि बहुत छोटी किताब है, लेकिन पूरे तीनों कालखंडों को देखते हुए मतलब बहुत ज्यादा पेज भी नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे जो इसमें चीजें दी गई हैं पुस्तक में। तो ये जो बुक है उसका फ्रंट पेज तो मैंने आपको दिखाई दिया, ये बुक का फ्रंट पेज है और ये लेखकों के नाम है पवन भवरिया, राजवीर सिलायत, मंजू नेहरा और विक्रम सिलायत जी। इन लोगों ने ये पुस्तक तैयार की है। और दोनों ही पुस्तकों में मैं आपको एक चीज बता दूं कि दोनों ही पुस्तकों में या किसी भी पुस्तक में, दुनिया की किसी भी पुस्तक में ऐसी कोई पुस्तक आज तक नहीं बनी है जिसमें कोई भी गलती ना हो। तो स्वाभाविक सी बात है। और इनके टेलीग्राम चैनल्स हैं, आप उनसे ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर ये करेक्शन जो है वो लगातार कराते रहते हैं। तो ये बेहतर भी है उन पब्लिकेशन की तुलना में जिन तक के स्टूडेंट अप्रोच ही नहीं कर पाता। अगर गलती भी है तो वो स्टूडेंट को पता भी नहीं चल पाता। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे की चीजों के बारे में। तो नाथ पब्लिकेशन यहां पर जो लिखा हुआ है कि एनसीईआरटी की 6 से 12 तक की इतिहास की पुस्तकों से इन्होंने कंटेंट जो है वो लिया हुआ है। मतलब इस पुस्तक में 6 से 12 तक की इतिहास की पुस्तक का कंटेंट जो है भारतीय इतिहास का वो इंक्लूड है। मानव की उत्पत्ति से और देश की आजादी तक का इतिहास दिया हुआ है। ये वही राइटर दिए हुए हैं और ये इनके हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं। अब इन्होंने देखो यहां स्पष्ट शब्दों में लिख रखा है कि ये पुस्तक जो है वो कोई टेक्स्ट बुक नहीं है और नहीं इसे टेक्स्ट बुक का आप स्थापन्य समझकर पढ़ें। ये विभिन्न मानक पुस्तकों की मदद से तैयार किया गया कंटेंट है। और वो लिखते हैं कि हमारा उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षार्थियों को ऐसी पुस्तक उपलब्ध करवाना है जिससे परीक्षार्थी भारतीय इतिहास की विभिन्न संकल्पनाओं और तथ्यों को आसानी से समझ सकें। मतलब जो है स्वाभाविक सी बात है, इन्होंने ये कहा कि ये टेक्स्ट बुक नहीं है तो बहुत भारी भरकम
पुस्तक से आप इस पुस्तक की तुलना नहीं कर सकते। अगर पार्ट वाइज आप पढ़ना चाहें, स्वाभाविक सी बात है कि एक तो एक पार्ट के आप 700-800 पेज पढ़ें और एक एक पार्ट के आप 300 पेज पढ़ें, तो फर्क तो आएगा। ठीक है, तो वो इन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है। ये अनुक्रमणिका दी गई है। तो प्राचीन भारत के लगभग टॉपिक समाहित किए गए हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, प्राचीन भारत भूगोल, संस्कृति, पाषाण काल, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, धार्मिक परंपराएं, बौद्ध, जैन, भागवत, शैव, शाक्त, सूत्रकाल, महाकाव्य काल, महाजनपद काल, गणराज्य, ठीक है, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, विदेशी आक्रमण, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, इंडो ग्रीक आक्रमण, पहला कुषाण, गुप्त साम्राज्य, भारत 550 से 650 ईस्वी, वर्धन वंश, कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष, कश्मीर के राजवंश, पाल वंश, सैन वंश, पूर्व मध्यकाल जिसमें गुर्जर, प्रतिहार, चौहान, चंदेल, कलचुरी, परमार, चालुक्य, ये राजवंश दिए गए हैं। संगम काल, वाकाटक, चालुक्य वंश और राष्ट्रकूट वंश, पल्लव वंश, चोल, हिंदू मंदिर स्थापत्य अलग से दिया गया है। प्राचीन भारत में शिक्षा व्यवस्था अलग से दी गई है। बृहत्तर भारत मतलब भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रसार, ठीक है, और विदेशी यात्रियों के विवरण, ये प्राचीन भारत के संदर्भ में टॉपिक दिए गए हैं। तो लगभग प्राचीन भारत को कवर किया गया है। ये सारे टॉपिक जो है वो आरपीएससी स्कूल लेक्चरर में सारे टॉपिक नहीं है, वहां कुछ टॉपिक आपको सेलेक्ट करके हटाने पड़ेंगे, कुछ आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो बाकी यूजीसी नेट के पर्पज से सारे टॉपिक इसमें कवर किए गए हैं। दूसरा, मध्यकालीन भारत का इतिहास। देखो, जेआरएफ के लिए मैं आपको एक चीज बता दूं कि जेआरएफ के लिए अलग अलग पार्टों की अलग अलग पुस्तकों की तरफ आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां थोड़ा ज्यादा कंसेप्ट चाहिए होता है। भारत पर, मध्यकालीन भारत में अरब और तुर्क आक्रमण दिए हुए हैं। दिल्ली सल्तनत, ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत पूरा दिया हुआ है, सल्तनत का प्रशासन, भक्ति आंदोलन व सांस्कृतिक विश्लेषण दिया हुआ है, प्रांतीय राजवंश दिए गए, रीजनल स्टेट्स, मुगल साम्राज्य दिया गया है, मुगलों की पूरी व्यवस्था दी गई है, मुगल साम्राज्य का पतन और स्वतंत्र राज्यों का उदय, ठीक है, विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत जो मध्यकालीन भारत के हैं वो दिए गए हैं, शिवाजी और पेशवाओं के अधीन मराठा साम्राज्य मध्यकालीन भारत में दिया गया है। अब हम बात करते हैं आधुनिक भारत की। तो स्वतंत्र राज्यों का उदय, आंग्ल पंजाब संघर्ष, आंग्ल मैसूर संघर्ष, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, समाज धर्म सुधार मतलब भारतीय पुनर्जागरण, ठीक है, यह दिया गया है। सिख धर्म सुधार दिया गया है। ब्रिटिश काल में शिक्षा, प्रेस, अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, 1857 से पूर्व अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध भारतीय संघर्ष, वामपंथी आंदोलन, कारखाना अधिनियम, सहकारिता, कृषि, श्रम, वित्त, भारत में राष्ट्रवाद का उदय और राष्ट्रीय आंदोलन, स्वराज पार्टी, नीचे मतलब राष्ट्रीय आंदोलन के टॉपिक दिए गए। स्वतंत्र उत्तर भारत भी दिया गया है। राष्ट्रीय एकीकरण, राज्यों का पुनर्गठन, नेहरू युग में संस्थानिक निर्माण, विज्ञान और तकनीकी विकास और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल, ये आधुनिक भारत के टॉपिक दिए गए हैं। ठीक है, अब मैं आपको कुछ पेजेस दिखा देता हूं। वैसे आर्य पब्लिकेशन की तुलना में जो नाथ पब्लिकेशन की बुक है उसकी पेज क्वालिटी बेहतर है। तो इस तरह के पेजेस जो हैं वो हैं प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत। अब ये पूरे टॉपिक तो पढ़ाना संभव नहीं है, बाकी बहुत महीन भी ये दिख रहे होंगे बोर्ड पर। तो दूसरे, सिंधु घाटी सभ्यता, ये आप देख सकते हैं कि इस तरह के डायग्राम उन्होंने दिए गए हैं, जैसे अथर्ववेद के उपनिषद जो हैं वो डायग्राम के अंदर दिए गए हैं। इस तरह की बहुत सारी टेबल्स दी गई हैं। मुझे ये काफी बेहतर लगी कि पढ़ने के लिए ये काफी बेहतर चीज है। कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष यहां भी देख सकते हैं आप। गुर्जर प्रतिहार वंश के जो शासक थे, पाल वंश के जो शासक थे और राष्ट्रकूट वंश के जो शासक थे, उनकी टेबल अलग दी गई है। हिंदू मंदिर स्थापत्य, तो मंदिर की संरचना पूरी दी गई है। नागर, द्रविड़, बेसर शैली तीनों दी गई है। यहां से ये मध्यकाल शुरू होता है अरबों का। सिंध विजय यहां से शुरू होता है। भक्ति आंदोलन मतलब सल्तनत दी हुई है, भक्ति आंदोलन दिया हुआ है। उसके अलावा सूफी आंदोलन है। मुगल साम्राज्य पूरा दिया हुआ है। शिवाजी और पेशवाओं के अधीन मराठा साम्राज्य। केवल मैं आपको वो टॉपिक बुक के अंदर से दिखा रहा हूं। नए स्वतंत्र राज्यों का उदय, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, सामाजिक पुनर्जागरण, ठीक है, ये कांग्रेस के अधिवेशन इस तरह से दिए गए हैं और पूरा राष्ट्रीय आंदोलन दिया गया है। अंतिम टॉपिक ये दिया गया है महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल, जहां पर आप सबसे पहले प्रतिष्ठान या पैठन को देख पा रहे होंगे। उज्जैन दिया हुआ है, सारनाथ, मदुरा, सांची, तो काफी सारे स्थल इन्होंने और दिए हुए हैं। ये तो केवल मैं मेजर, और ये पुस्तक का लास्ट पेज है। सोमनाथ, अजमेर, गुलबर्गा, कालिंजर, लखनऊ, इनके बारे में दिया गया है। तो ये पुस्तक का अंतिम पेज है और ये लास्ट में लेखकों का परिचय और उनकी उपलब्धियां दी गई हैं। तो पवन भवरिया जी, राजवीर सिलायत जी, मंजू नेहरा डूडी जी और विक्रम सिलायत जी, इन लोगों ने इस पुस्तक को संकलित किया है।
तो आप एक तरह से ये कह सकते हैं कि अब के समय तक आर्य पब्लिकेशन जो है उसका अच्छा खासा रिफॉर्म, उसका अपडेटेड वर्जन जो है वो नाथ पब्लिकेशन में दिया गया है। मुझे जो बेहतर चीज लगी वो ये कि एक तो कागज क्वालिटी अच्छी है, दूसरा ये कि चीजों में तारतम्यता है। ठीक है, जहां अपन नाथ पब्लिकेशन को पढ़ते हैं तो थोड़ा सा फोकस जो है वो रटने पर रहता है, यहां इस पुस्तक में फैक्ट के साथ कंसेप्ट जो है उसको अच्छे से इंक्लूड किया गया है ताकि विद्यार्थी जो है उसमें समझ पैदा हो सके और वो चीजों को लंबे समय तक याद कर सके। तो मेरे हिसाब से ये पुस्तक बेहतर है, पुस्तक के साथ किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। रही कुछ त्रुटियों की बात, तो वो हर पुस्तक में निश्चित रूप से, दुनिया में यदि आप ऐसी पुस्तक ढूंढने निकले जिसमें कोई गलती नहीं हो तो फिर आप खाली हाथ लौटेंगे। ऐसी कोई पुस्तक दुनिया में बनी ही नहीं है। तो इन्होंने अपना टेलीग्राम पेज बना रखा है, टेलीग्राम चैनल बना रखा है, वहां पे जो भी माइनर मिस्टेक्स हैं ये करेक्शन वहां पर करवा देते हैं, तो वो कोई बड़ा मसला नहीं है। बाकी आज के दिन भारतीय इतिहास के लिए, कंप्लीट भारतीय इतिहास के लिए एक अच्छा विकल्प जो है वो नाथ पब्लिकेशन की पुस्तक है। तो अब के बाद इस पिछला रिव्यू हमने पप्पू सिंह प्रजापति जी की बुक का किया था जो मध्यकालीन भारत पुस्तक आई थी, उसके बाद ये दूसरा रिव्यू है। तो आप सभी कमेंट सेक्शन में ये बता दें कि इसके अलावा कौन सी पुस्तक का रिव्यू किया जाए जो आपको, जिसके बारे में विद्यार्थी लगातार संशय में हो कि ये कंटेंट लिया जाए या नहीं लिया जाए। दूसरी चीज मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर दूं कि किसी नोट्स का रिव्यू हम नहीं करेंगे, ये केवल बुक का रिव्यू किया जाएगा। किसी के पर्टिकुलर नोट्स का रिव्यू कम से कम मैं तो बिल्कुल नहीं करने वाला हूं। ठीक है, तो ये था नाथ पब्लिकेशन की भारतीय इतिहास और आर्य पब्लिकेशन। आर्य पब्लिकेशन को देखो, मैं ये नहीं बता रहा कि आर्य पब्लिकेशन की पुस्तक अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी पुस्तक है, बहुत लोगों ने जेआरएफ किए हैं उससे, इवन बहुत सारे लोगों ने नौकरियां प्राप्त की, पीजीटी एग्जाम क्लियर किए, कॉलेज लेक्चरर एग्जाम क्लियर किए, तो अच्छी पुस्तक है वो भी। लेकिन दोनों के तुलनात्मक रूप से यदि आज के समय में देखा जाए तो ये मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि ये पुस्तक जो आर्य पब्लिकेशन है उससे मतलब तारतम्यता के मामले में या चीजों को जोड़ने के मामले में, लिंक करने के मामले में, रिलेट करने के मामले में, थोड़ा एक्स्ट्रा कंटेंट के मामले में ये पुस्तक काफी बेहतर है। तो इससे आगे नेक्स्ट बुक का जो कोई अच्छी बुक होगी उसका रिव्यू करेंगे, तो इससे आगे की चर्चा नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राधा माधव।